सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आप लोगों को कल हमने बताया था सेल के बारे में, और सेल में अगर बात की जाए कि किसकी बात हुई थी, तो सेल में हमने कल बात किया था आपसे कंपार्टमेंटलाइजेशन की। जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है उसको आपने देखा होगा, सुना भी होगा। देखने और सुनने के बाद आपको लगा होगा कि वास्तव में जो ये कोशिकाएं होती हैं ये किस प्रकार से अलग अलग होती हैं। प्रोकैरियोटिक कैसे है, यूकैरियोटिक कैसे है, आखिर इसकी हकीकत क्या है, आपको कल जो है हमने बताया था, आप सबने देख भी लिया। आज हम बात करेंगे आपसे कि जो कोशिका होती है, सेल होती है, आखिर ये बनती कैसे है, आखिर ये बनती कैसे है। जो सेल है ये बनती कैसे है, ठीक है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे आपसे कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, अति सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, आखिर ये बननी कैसे है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम 11 और 9 दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं अच्छे प्रकार से। तो जो कोशिकाएं होती हैं, सबसे पहली बात इनकी ये करते हैं कि आखिर ये बनी कैसे, और सबसे पहले कौन सी सेल आई। थोड़ी सी अगर बात की जाए 11th वालों से, तो आपने हाई स्कूल में जीवन की उत्पत्ति पढ़ा होगा। एक अध्याय है जीव विज्ञान में, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अच्छा, ओरिजिन ऑफ लाइफ में काफ़ी कुछ बताया गया है और कई वैज्ञानिकों के अपने अपने विचार हैं। तो वहाँ पर जैसे ही जीवन की उत्पत्ति होती है तो बताया जाता है कि जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है उसमें बताया गया है कि पानी वगैरह जो था ये गड्ढों में भर गया था। इसके बाद फिर कोएसरवेट नाम की एक संरचना बनी थी। कोएसरवेट के बाद फिर धीरे धीरे करके जो है फिर प्रोकैरियोट्स जीवधारियों का निर्माण हुआ। प्रोकैरियोट्स का मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जिनमें पाई जाती है उनकी बात है। तो अगर कहा जाए कि सबसे पहले कौन सी कोशिका इस पृथ्वी पर आई, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका का जन्म हुआ, कह सकते हो, या उत्पन्न हुई। सबसे पहले कौन सी कोशिका उत्पन्न हुई? प्रोकैरियोटिक। तो अगर बात की जाए कि इनके प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए प्रकार इनके आप लोग जो जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग अगर देखा जाए कभी कभी आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत गलत जवाब दे देते हो। गलत ये देते हो कि देखिए इसके जो प्रकार हैं, अगर बात की जाए टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल की बात की जाए तो ये 2 टाइप की है, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये तो इसके प्रकार हुए। लेकिन अगर कहा जाए नंबर ऑफ सेल के आधार पर, बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जीवधारी 2 प्रकार के होते हैं।
देखने के आधार पर। एक होता है जिसे आप कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, और एक कोशिकीय का मतलब ये है कि ऐसे जीवधारी जिनके शरीर का निर्माण ओनली वन सेल से हुआ हो, ओनली वन सेल से हुआ हो, उसको कहेंगे एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब होता है, इसे बोला जाता है मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय। तो मल्टी सेलुलर जो होता है, बहुकोशिकीय होता है, यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या होती है मोर देन वन, एक से अधिक। जब एक से अधिक कोशिकाओं से किसी जीवधारी के शरीर का निर्माण हो जाता है तो वह जीवधारी आँखों से आसानी से दिखाई देता है, आँखों से दिखाई देता है। तो ये हुआ कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार की हैं। जीवधारियों का जो संगठन है, इनका जो निर्माण हुआ है, ये दो प्रकार की कोशिकाओं से। एक तो ऐसे जीवधारी जो आंखों से कभी नहीं दिखाई देते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है एक कोशिकीय। और जिन्हें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है ही नहीं, मान के चलो, मैं एक आपका चलता फिरता उदाहरण ले रहा हूँ, आपका मच्छर, मॉस्किटो। आप इससे बहुत इस समय परेशान नहीं, मच्छर है। अब मच्छर क्या है, आंखों से आपके नहीं दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोप लगा लगा के इसको देख रहे हैं कि आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। बताइए, आखिर ये जो जीव है, आपको माइक्रोस्कोप लगा के इसको देखना पड़ रहा है या साधारण आंखों से इसको नॉर्मली इसको देख सकते हैं? तो ये नॉर्मली दिखाई देता है। कहने का मतलब इसका शरीर का संगठन जो है बहुकोशिकीय है। बहुकोशिकीय का मतलब ये हुआ एक से अधिक इसमें कोशिकाएं हैं, एक से अधिक कोशिकाओं से इसका निर्माण हुआ है। पहली बात तो ये बात हुई आपकी कि इनके प्रकार कैसे। तो इनके प्रकार दो प्रकार से इनको बांटा गया। एक तो हो गया इनका प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक हो गया यूकैरियोटिक। ये तो इनके देखा जाए कि मूल हो गए प्रकार, इसका मुख्य प्रकार हुआ। फिर कहा जाए कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के, तो जीवधारी भी दो प्रकार के, एक बहुकोशिकीय जीवधारी, एक कोशिकीय जीवधारी। ऐसे जीवधारी जिनके शरीर का निर्माण, ऐसे जीवधारी जिनके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और ऐसे जीवधारी जिनके शरीर का निर्माण बहुत सी कोशिकाओं से होता है, बहुत सी कोशिकाओं से होता है, बहुत सी कोशिकाओं से होने की वजह से उसको बहुकोशिकीय कहा जाता है। अब आगे बात आती है कि इसका हम कुछ आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा अपवाद। इसका एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है? अच्छा, अपवाद का मतलब यह है कि जीवधारी होगा लेकिन उसके पास सेल नहीं होगी। अपवाद का मतलब यही है। फिर से समझिए, अपवाद का मतलब ये है कि कुछ अलग सा हो, अपवाद के रूप में कहा जाता है। जैसे कहा जाए कि आपके क्लास में मान के चलिए कि हम चला रहे हैं इस समय नॉन कार्टिलेज, और हमने कह दिया कि ये बताइए, आपको नॉन कार्टिलेज बताया गया, सभी बच्चों को पूरी तरीके से तैयार है, तो सभी को नहीं तैयार। क्यों? कुछ ना कुछ अपवाद के स्वरूप में मिल जाएगी, उनको कुछ पता ही नहीं। ऐसे भी होंगे। क्यों?
उनको आना ही नहीं है विद्यालय। तो जब कॉलेज नहीं आना, क्लास में नहीं आना है, तो उनको कुछ नहीं मालूम, तो वो अपवाद हो गए, एक दो छोड़ो हटाओ जाने दो, ये आते ही नहीं है। जो आते नहीं हैं उनकी बातें करना बंद कर दो, तो वो क्या हो गए, वो अपवाद हो गए, छोड़ो हटाओ उनको। बाकी जो सवार हैं उनमें सबको आता है। तो अपवाद का मतलब समझ गए होंगे। तो उसी प्रकार से अपवाद यहाँ यह है कि ऐसे कुछ जीवधारी हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे कुछ जीवधारी हैं जिनके पास सेल नहीं है। जीवधारी तो है लेकिन सेल उसके पास नहीं। जब सेल नहीं है तो आखिर वो है कौन? आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि आखिर उसके पास सेल नहीं है लेकिन वो है कौन? वैसे तो दुनिया में पाए जाने वाले सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। फिर भी अगर कोई ऐसा जीवधारी है जिसके शरीर में कोशिकाएं नहीं पाई जाती, तो आखिर वो है कौन? जानने की इच्छा हो रही होगी आपकी। चलिए आपसे बात करते हैं, आइए। तो ऐसे में आता है आपका वायरस। वायरस को बोले तो क्या कहेंगे? विषाणु। जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, वायरस का जो निर्माण होता है, वायरस के निर्माण में कोई भी सेल नहीं होती। इसका निर्माण होता है आरएनए प्लस प्रोटीन से या डीएनए प्लस प्रोटीन से। हिंदी में ये लिखे देते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, वायरस का निर्माण हुआ, वायरस का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, शारीरिक संगठन है, वो शारीरिक संगठन का किससे है? आरएनए से और प्रोटीन से, या तो डीएनए और प्रोटीन से। बोलो, यहाँ पे सेल का नाम आया, यहाँ पे सेल का नाम आया, यहाँ पे सेल का नाम नहीं आया, यहाँ पर सेल का नाम नहीं आया, आरएनए प्रोटीन या डीएनए। इसके अलावा एक होता है प्रियांश। एक क्या होता है? प्रियांश। एक होता है, हमने क्लास में वायराइड्स, एक होता है क्या? वायराइड्स। अब एक प्रियांश हो गया, एक वायराइड्स हो गया, एक आपका वायरस हो गया। इन तीनों के पास, इनके पास भी सेल जो होती है, सेल नहीं होती। जब सेल होती ही नहीं तो ये क्या कहलाएंगे? अपवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवाद कहलाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी पेपर सेट करने वाले, पेपर बनाने वाले ऐसे भी प्रश्न कर देते हैं। आप पूरी सेल थ्योरी तैयार किए खूब अच्छे तरीके से, और उन्होंने जो है प्रश्न बनाने वाले, पेपर तैयार करने वाले, उन्होंने सीधे इतना कह दिया कि ये बताइए निम्नलिखित में से किसके पास कोशिका नहीं पाई जाती। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम एक आपसे हल्का सा प्रश्न करेंगे, ठीक है, और इसको आप यहाँ नहीं बताना, आपको इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना होगा। हम केवल प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने के बाद इसको जो है हटा देंगे। फिर हम बात करेंगे कैसे बनेंगे। प्रश्न ये है हमारा कि निम्न में से किसके पास या कौन बिना कोशिका का है? कौन बिना कोशिका का? ये या किसके पास कोशिका नहीं है, दोनों बातें, कोई दिक्कत नहीं।
निम्न में से कौन सा बिना कोशिका का है? अब पहला ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन दे दिया है आपका जीवाणु। वाह, कह दिया आम का पौधा, आम का पौधा। दूसरा दे दिया, देखिएगा ध्यान से, विषाणु व चूहा, चूहा है। तीसरा दे दिया प्रियांश व यहाँ पे कर देते हैं बिल्ली, ठीक है, देखते जाइएगा। चौथा है आपका विषाणु व वायरस। ठीक, हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, बहुत ध्यान से देखिएगा और पहले ऑप्शन पर बिल्कुल न जाइएगा। ये जो पहला पर लिखा हुआ है यहाँ पे जीवाणु है, विषाणु है, प्रियांश है, विषाणु है, इसको न देख के सीधे उत्तर लगाइए आप, इसके आगे भी लिखा हुआ लगा है, ठीक है। जीवाणु हुआ आम का पौधा, विषाणु हुआ चूहा, प्रियांश हुआ बिल्ली, विषाणु हुआ वायरस। अब बताइए आप किसके पास सेल नहीं है? दो दो नाम लिखे हुए हैं, किसके पास सेल नहीं होगी? कर सकते हो ना। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आपको प्रॉब्लम करेगा, लेकिन जब एक बार आप अच्छी प्रकार से जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि हाँ हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि वायरस है, वायरस है, प्रियांश है, इनके पास सेल होते ही नहीं, तो जब सेल होते ही नहीं तो आगे कुछ भी लिखते चले जाएं, आपको किसी से मतलब नहीं है। आपको सिर्फ केवल इतना देखना है ऑप्शन में कि जो हमने बताया है क्या क्या, प्रियांश, वायरस और वायरस। अगर ये कहीं पर एक जगह मिल रहे हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको उसको खोजना है कि आखिर वो है कहाँ। जैसे ही वो मिल जाता है आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हम इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताएंगे, इतना संकेत हमने दे दिया, बहुत है इतना, ठीक है ना। ये प्रश्न आपके पास बना रहेगा, हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं और आप इसका उत्तर जो है आप कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा आराम से। तो आपका कमेंट जो है हम देखेंगे समझेंगे कि कितने लोग मन लगा के देख रहे हैं, कितने ऐसे बैठे हैं आराम से। चलिए, सबसे पहला हमने लिखा था यहाँ पे कि कोशिका कैसे बनती है या बनती कैसे है। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल, सेल का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल। समझिएगा बहुत ध्यान से इसको, क्या है सेल का निर्माण और कैसे हुआ होता है। देखिए कुछ नहीं है ये, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप जैसे आपसे कहा जाए कि मान के चलिए कि मैंगो है, एक आपके घर से उठाते हैं, आपके घर में पहुंच गए हम और आप कोई मैंगो खा रहे थे। हमने पूछा कि ये कहाँ से मिला आपको, आपने सीधा बता दिया सर इसको पेड़ से प्राप्त किया गया, हमने ले लिया, बाजार से खरीद लिया, कहीं से भी लिया, कुल मिला के कहाँ से मिला, प्लांट। फिर हमने पूछा है आपसे कि ये प्लांट कैसे आया, तो आपने कहा कि सर सीधी सी बात है, इसका सीड कोई ना कोई लगाया होगा, इसका सीड इसका ग्रो किया, जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद फिर धीरे धीरे करके 11 वाले ध्यान से सुनिए, पेरेनियल है कि बाइनियल ये भी बता दीजिए।
बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। पेरिनियल है कि बाइनियल है कि एनुअल है, ये भी बता दीजिएगा। 11 वाले खास कर कमेंट करेंगे इस बात के लिए। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। मैंगो, मैंगो क्या है? पेरिनियल है, बाइनियल है या एनुअल है? तीनों चर्चाएं हमने कल से कर रहे हैं, कल भी किए, आज भी किए, थोड़ा सा बताया। ठीक है, ये 11 वाले करेंगे, आप 9 वाले नहीं परेशान होंगे, ठीक है ना? 9 वाले बिल्कुल नहीं चिंता करेंगे इसके लिए, वो बड़ी सी बात है, आगे की क्लास की है। तो अब सभी लोग देखिए, तो जो सीड है, ये सीड को जर्मिनेट हुआ, अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद धीरे से जो है इसका प्लांट लाया, प्लांट के बाद फिर काफ़ी टाइम के बाद इसमें जो है फ्रूट लगना शुरू हुआ। फिर आपने कहा कि सर ये फ्रूट लगता है ना मैंगो का, ये मैंगो का फ्रूट जब पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है, पूरी तरीके से पक जाता है, तो इसका जो है हम मध्य फल वित्ती खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं? मध्य फल वित्ती। अच्छा, मध्य फल वित्ती आपको अभी कम समझ में आ रही होगी कि आगे क्या है, क्या आएगा, आएगा फ्रूट वाला बारी आएगा, फ्रूट का जो है इसके फ्लावर के बाद मिलेगा 11 में, तो बताएंगे। बस अभी इतना जानिए कि इसकी मध्य फल वित्ती हमने खा लिया, अंतः फल वित्ती में हमको इसके मिला सीड, बीज, और बीज को हमने फेंक दिया। फिर हमने कहा बीज से क्या हुआ होगा, फिर बीज से एक नया पौधा तैयार हुआ। आखिर आप बार बार देख क्या रहे हैं? ये सीड, ये फिर जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद भाई ये सीड है, ये फिर जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट करने के बाद फिर एक लंबा सा प्लांट बना, बनने के बाद फिर से मैंगो का फल लगा, फिर आपने खाया, फिर इसको फेंका, फिर इस ग्रो किया। क्या हो रहा है आपको? ये सीड ही है जो बार बार एक न्यू प्लांट को जो है क्या कर रहा है? जन्म दे रहा है, निर्माण कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं आसमान से गिर रहा हो, किसी के यहाँ आए, किसी के यहाँ ना आए, ऐसा तो है नहीं। सीधी सी बात है कि इसको प्लांट से प्राप्त करते हैं, ज़्यादा इसमें बात नहीं करनी चाहिए। तो जिस प्रकार से आप इसको देखें उसी प्रकार से कुछ इसके साथ है। किसके साथ? सेल के साथ। आइए, सेल जो होती हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से निर्मित होती है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से कोशिका बनती है। नहीं समझ में आया क्या? लिखती है, एक भी नहीं समझ में आया है ना? चलिए, नहीं आया ना, छोड़ दो, रहने दो, बस इतना इसको लिखा रहने दो। एक आपके वैज्ञानिक हैं, और वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट विर्चियो है। सन को थोड़ा सा देखना है, 1858। एक वैज्ञानिक है रॉबर्ट विर्चो, रॉबर्ट विर्चो। ध्यान से देखिएगा वैज्ञानिकों के नाम, गलत नहीं करिएगा। 1858। सन का नाम क्या है? 1858। रॉबर्ट विर्चो नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक शब्द दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, हिंदी में लिखे हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये क्या है? ये और भी नहीं समझ में आ रहा, ये क्या बताए जा रहे हैं आप, है ना? ऐसा लग रहा होगा आपको, कुछ नहीं है, बस किताबों की भाषाएं हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई बातें हैं, उनका सम्मान करना जरूरी है, उनको समझाना जरूरी है। उन्होंने जो कह दिया उसको हमको याद करना, उसको तैयार करना है, देखना नहीं है क्या लिखा, कैसे लिखा, क्या है।
देखिए कह रहा है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसके ऊपर क्या लिखा है, कहाँ गया, ये है पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से निर्मित होती है नई कोशिकाएं। इसके कहने का कुल मतलब अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे हम ये बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको जरूर देखिएगा जो ये फिगर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, और कहा जाए ये ट्राइटर सेल है। ट्राइटर सेल का मतलब इसका भी जो है पुत्री कोशिका, या कह दीजिए कि ना पुत्री कहेंगे इसको, कह दीजिए कि आप क्या कहेंगे, न्यू सेल। और न्यू सेल है, धीरे धीरे करके इसमें जो है ये साइटोप्लाज्म है, ये और अदर ऑर्गन है, धीरे धीरे करके जैसे ही ये मैच्योर हुई, क्या हुई, न्यू सेल है, धीरे धीरे करके मैच्योर हुई। मैच्योर को हिंदी में क्या कहोगे, बोलो ना, परिपक्व हुई। जैसे ही ये परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, तो उसके बाद इसमें शुरू होता है डिवीजन। इसमें क्या होता है, विभाजन। विभाजन का मतलब होता है अब इसका बंटवारा होगा, क्या होगा, इसका बंटवारा, विभाजन होगा। अच्छा एक बात देखिएगा, इसी का विभाजन होगा, कहीं और नहीं जाना आपको, इसी सेल का क्या होगा, विभाजन। और इस सेल का जब विभाजन हुआ तो यहाँ से एक ये सेल बन गई और एक ये सेल, ठीक है। अब ये न्यू सेल हो गई, और न्यू सेल है तो इसमें ये सभी ऑर्गन जो सेल ऑर्गन थे ये सब पूरा प्रोजेक्ट थे, ये न्यू सेल बन गई। अब इस सेल से इसको हटा रहे हैं, ये जो सेल है अब ये भी धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योर होने के बाद ये फिर से विभाजन करेगी, फिर से क्या करेगी, विभाजन करेगी, डिवीजन करेगी। और डिवीजन करने के बाद एक ये स्ट्रक्चर बनाया, एक ये, फिर यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे जितने सेल ऑर्गन्स हैं, ये सब कुछ फिर मिला। अच्छा जब ये मैच्योर हो गई तभी इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद फिर ये हमको क्या मिली, न्यू सेल मिल गई, ये भी न्यू सेल मिल गई। फिर ये मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद फिर से इसमें डिवीजन हुआ, फिर एक नई सेल बन गई। इसका भी डिवीजन करवा दीजिए आराम से, बहुत जगह है करवाने के लिए डिवीजन, ये हो गया। आखिर आप देख क्या रहे हैं, और जितना इसके साथ हुआ, ध्यान दीजिए, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, जितना इसके साथ हुआ ये कोशिका के साथ, उतना इसके साथ भी इधर करते चले जाइए ऊपर तक। ऊपर तक का कहने का मतलब इसमें से भी आगे चल के 2 सेल बनी, फिर ये डिवीजन किया, फिर इसमें से 2 बनी, फिर ये डिवीजन किया, फिर 2 बनी, फिर ये डिवीजन किया, फिर 2 बनी, फिर ये डिवीजन किया, ये बनी। क्या हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि एक सेल से नई सेल बनती चली जा रही है। एक सेल से क्या हो रहा है, नई सेल बनती चली जा रही है। जब एक सेल से नई सेल बनती चली जा रही है तो ये जो नई कोशिका बनी है, इसका पूर्ववर्ती कौन है, इसके पहले कौन थी, तो इसके पहले ये थी। ये अगर है तो इसके पहले कौन है, ये, इसके पहले कौन है, ये। यही तो लिखा है, यही लिखा है। बस आपके समझने का जो है, आपका जो है समझने का तरीका होना चाहिए। क्या लिखा है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से निर्मित होती है। कौन कोशिका,
कैसी कोशिका, नई कोशिका कैसे बनी? पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से निर्मित होती है। यही तो लिखा है और यही हो रहा है। एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का एक लाइन है, लाइन नहीं वो शेर हो जाएगा, शेर चीता की बात नहीं, लाइन, ठीक है। इनकी एक लाइन है, किनकी? एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की एक लाइन ये है, इन्होंने कहा है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कितना इम्पोर्टेंट है पता नहीं इसको, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, कई कंपटीशन की तैयारियों में ये पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपके एकेडमिक एग्जाम होते हैं वहाँ भी पूछा जाता है। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये बात कहा कौन? रॉबर्ट विर्चो। कब कहा? 1858। क्या कहा? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसका मतलब कौन बताएगा, कब बताएंगे, आखिर यह है क्या ओमनिस सेलुला ई सेलुला? ई सेलुला ये समझ में आ ही नहीं रहा। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ये कौन कह रहा है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये क्या कह रहा है कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनके विभाजन से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है, कहीं और से नहीं आई है ये कोशिका, बल्कि जो पुरानी कोशिकाएं थी उन्हीं से विभाजन होकर के, बंटवारा होकर के कई भागों में बंटती चली जाती हैं, और कई भागों में बंटने के बाद ये एक नई कोशिका इसी से बनती जाती है। इसीलिए इसको कहा गया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इतनी बात समझ में, इतना समझ में आया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब ये हुआ कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, कहीं अलग से ये नहीं आती हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। अगर नहीं आई है तो एक बार बैक करके देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आ रहा है तो आप उसकी स्पीड कम करके देखिएगा। जब स्पीड कम करके देखेंगे तो जरूर है कि ये समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इतने दूर तक का ये सफर हुआ और आप जो है इसको समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। ये 9 वाले जो है भैया थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, ये है आपके सिलेबस में भी है, समझाया जाएगा आपको भी, घबराइएगा नहीं, आप लोग दायरे बनाए रहिएगा। तो अपवाद भी हो गया, प्रकार भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे बात ये करना है, थोड़ा सा 1 सेकंड के काम को समय दीजिए। आप लोग थोड़ा वीडियो देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। 34 मिनट, चलिए ठीक है, 34 मिनट पहुँच चुका है। अभी हम जो है 5 से 6 मिनट और लेते हैं, 40 मिनट इसको पूरा करते हैं। लगभग 40 मिनट की ये वीडियो हो जाएगी आपकी, तो प्लस में जा सकती है, माइनस नहीं रहेगी। कह रहे हैं कि जो आपकी कहा जाए कि सबसे बड़ी सेल कौन है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका है आपकी ये जो
शुतुरमुर्ग होता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग। जो ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग का जो एग है ये आपका सबसे बड़ी सेल होती है। कहा जाए सबसे छोटी सेल कौन है? सबसे छोटी सेल कौन है? सबसे छोटी सेल है आपकी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका है और वो सबसे क्या है? बड़ी कोशिका है। थोड़ा सा एक लाइन और देख लीजिएगा, क्योंकि बात की जाए कि ह्यूमन की मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका जो होती है और सबसे बड़ी है उसको भी देख लीजिए। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल की बात की जाए तो ये तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। और यहीं पे अगर बात की जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी सेल, तो ये शुक्राणु कोशिका है। क्या है? शुक्राणु कोशिका। फिर आगे हम इसमें बात करेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल आप लोग इतना तैयार करिए, अपवाद, प्रकार, इनका निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से आप याद करिए, समझ याद न करिए, 2-4 बार देख लीजिए, आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, 2 से 4 बार देखेंगे तो आराम से ये तैयार हो जाएगा आपको। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं समझने में, या कोई चीज़ नहीं आ रही है, या आपको 11th वाले भी बताएं, ऐसा नहीं है कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, खास करके सेल में। 9 वाले ये चीज़ बताएं, 9 वाले ये चीज़ बताएं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। 11th वाले बताएं कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपकी, क्योंकि यही चलेगा आपके क्लास में भी चलेगा, जब भी चलेगा यही चलेगा, ऐसे ही। ठीक है ना? तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। और कल हम बात करेंगे आपसे, जो है देखिए कल टाइम मिलेगा कि नहीं, देखो जैसा भी होगा, यानी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा आपका प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया सेल का, जो जीवाणु की सेल है, जीवाणु की सेल पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना? धन्यवाद। खाना खाइए, पीजिए, आराम से पढ़ाई लिखाई अपना करते रहिए।